चलो फिर से देखते हैं। कांच के टुकड़े द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा लेंगे, ठीक। अब उससे होकर एक अभिलंब खींच लिए। अब जो प्रकाश की किरण आएगी अर्थात आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण अब अपवर्तित अपवर्तित होने के बाद ये अभिलंब के साइड झुकेगी या अभिलंब के दूर हटेगी। इसके लिए मुझे माध्यम का पता होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि वायु से कांच में आ रहा है। वायु हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच सघन माध्यम है। तो वायु से जब सघन में आता है तो क्या होता है, हमारी आपतित किरणें अभिलंब के साइड झुक जाती हैं। ये सीधा न जाके क्या हो रही है, अभिलंब के साइड झुक रही है, ठीक। अभिलंब के साइड झुकी। अब फिर जिस बिंदु पर आके ये अपवर्तित किरण कांच के लास्ट बिंदु पे आके जिस बिंदु पे मिली वहां से हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब देखो, अब ये इस अभिलंब के लिए ये हमारे आपतित किरण का काम करेगी, आपतित किरण का काम करेगी। तो हमारा कांच और वायु हो गया फिर माध्यम। अब कांच क्या है, सघन है, वायु क्या है, विरल। अब जब कांच से वायु में आएगी तो अभिलंब की साइड ना झुक के अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से ये सीधा जाके क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे आपतन कोण होगा क्या होगा, आई, आपतन कोण आई। और हम अपवर्तन कोण मान ले रहे हैं R1, R1। अब जब वायु और कांच की बात हुई थी तो आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण R1 हो गया। अब कांच और वायु के लिए, कांच कांच के टुकड़े और वायु के लिए क्या हो जाएगा, ये जो अपवर्तन कोण हमारा बना है अब इसके लिए यही कोण आपतन का कोण काम करेगा, ठीक है। अब मान लो जब किरण बाहर निकली, अपवर्तित हुई कांच से वायु में, तो यहां जो कोण बन रहा है मान लेते हैं ये कोण ई है, ठीक, ई है। तो यहां पे आपतन कोण आई और लास्ट में अपवर्तन कोण ई, ये दोनों एक ही माध्यम है, किसमें, वायु में। तो ये किरण जो आई है वो किरण होकर जाने वाली, और ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि आई कोण आपतन कोण बराबर ई। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे, ठीक। उसी तरह से इसमें अपवर्तित कोण और आपतन कोण जो R1 है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया जिसकी मोटाई मान लेते हैं T है। ये लिखने के बाद हम मानेंगे एक कांच का टुकड़ा लिया जिसकी मोटाई T है तथा जिसका अपवर्तनांक, अब इस कांच का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n है, इस कांच का अपवर्तनांक n है। तो हमको यह जानना है पारस्विक विस्थापन क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारी आपतित किरण है तथा जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इन दोनों के समांतर के बीच की लंबवत दूरी जो होगी, ये लंबवत दूरी जो होगी, इसी को हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। कैसे, जो आपतित किरण है जो सीधे निकल गई है, जिसको डैश डैश करके दिखाएं वो, और तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, के बीच जो लंबवत दूरी है वही क्या होगा, हमारा पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो यहां पे हम निकालेंगे पार्श्विक विस्थापन बराबर पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन बराबर पार्श्विक विस्थापन को हम दिखाएंगे स्मॉल डी से। यहाँ पे लिखे हैं पार्श्विक विस्थापन को हम दिखाते हैं स्मॉल डी से।
अब कांच के लिए निकाल रहे हैं पार्श्विक विस्थापन, तो कांच की मोटाई क्या है, टी, फिर साइन आई माइनस R1 अपान कॉस R1 अपान कॉस R1। अब हम जानते हैं कि ये कोण जो होगा हमारा I या R या फिर R1 जो भी है, ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, कोण बहुत ही छोटा होगा। जब हमारा कोण बहुत छोटा होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, D इक्वल टू टी ब्रैकेट में I माइनस R1। ठीक, क्या किया हमने, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हटा दिया। जैसे अगर R1 बहुत छोटा रहेगा, R1 बहुत छोटा है, तो R1 कितना छोटा हो सकता है, 0, माइनस तो होगा नहीं। तो कॉस का सबसे मैक्सिमम मान 1 कब होता है, जब एंगल 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए जब R1 हमारा बहुत कम रहेगा तो cos 0 का काम करेगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए हम नीचे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से I कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस R1 अपान I। अब R1 अपान I को क्या लिखते थे, जैसे हम लिखते थे साइन I अपान साइन R, ये क्या होता था हमारा n, ये क्या होता था हमारा n होता था, अपवर्तनांक होता था। तो यही अब यहाँ पे साइन हटा दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, तो I अपान हो रहा है, तो R अपान I बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान n, R अपान I बराबर 1 अपान, वही यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस 1 अपान n। ये क्या हो गया हमारा पार्श्विक विस्थापन, ये और ये, समझे। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया जिसकी मोटाई t है, जिसका अपवर्तनांक n है, तथा इसका आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R1 है, और विचलित फिर से y में, कांच से फिर से y में जाने पर इसका अपवर्तन कोण E है, जो कि आपतन कोण और कांच द्वारा वायु में बनाए गए अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं, I इक्वल टू E। अब यहां क्या करेंगे हम, इतना लिखने के बाद हम देखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन D बराबर T साइन I माइनस R1 अपान कास R1, कोण बहुत ही छोटा होगा, इसलिए क्या करेंगे, D इक्वल टू T I माइनस R1। अब इसमें से हम I कॉमन कर लें, तो I कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे R1 अपान I हो जाएगा। R1 अपान I को हम जानते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक होता है, तो इसे क्या कहेंगे, 1 अपान n। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ये सबको समझ में आया ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। चलिए अगला देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसका क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक, ध्यान से सुनना सब लोग, ये कंडीशन कब लागू होगा, जब हम प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में ले जाएंगे, तभी ऐसा होगा, तभी क्रांतिक कोण बनेगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। कैसे, अब यहां देखो, ये हमारा विरल माध्यम है, मान लेते हैं वायु है, और ये हमारा सघन है, तो मान लो जल, कांच, कुछ भी ले सकते हैं। ये मान लो हमारा
ये विरल हो गया, ये सघन माध्यम, कोई भी सघन माध्यम। ठीक, अब हम यहां से एक आपतित किरण खींच दिए। अब अपवर्तित के पश्चात ये सीधा तो नहीं जाएगी, अभिलंब के साइड झुकेगी, इसीलिए हमने क्या किया है, वायु और सघन, वायु से सघन में इसीलिए लिया है क्योंकि सघन में आते समय अपवर्तित किरण अभिलंब के साइड झुक जाती है। तो इसमें ये कंडीशन नहीं बन पाएगा, तो हमको वो कंडीशन लेना है जब सघन से विरल में जाए। जब सघन से विरल में जाएगी तब अभिलंब की साइड दूर हटेगी, और जब दूर हटेगी तभी कुछ हो पाएगा। तो अभिलंब से साइड झुकेगी तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इस साइड से हमको क्या लेना है, यहाँ पे सघन, सघन, और ये यहाँ पे विरल। अब जब हम सघन और विरल लेंगे तब आपतित किरण आने, जब आपतित किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये हमारा आई है आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण आर। हमने क्या कहा, ये एक ही कंडीशन होगी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, और जब सघन से विरल में आएगी तभी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तब हमारा क्या होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन धीरे धीरे हम कराते हैं। तो हमने क्या किया, फिर आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा के, आपतन कोण को बढ़ा के फिर से एक प्रकाश की किरण अपवर्तित किया, फिर प्रकाश की किरण आपतित किया। अब अपवर्तित के पश्चात ये इस दिशा में ना जाके क्या करेगी, इसका और भी अभिलंब से दूर हटेगा, और भी अभिलंब से दूर हटेगा। अभी अभी हम देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और एंगल बढ़ाएंगे आपतन कोण का, आपतन कोण और बढ़ाए तो ये यहां से होके गुजरा, और अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, ये इसी अक्ष पर, इसी माध्यम के अक्ष पर ही होके जाने लगेगा। जब अक्ष पर होके जाने लगे तो समझ लेना अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रांतिक कोण की, यहाँ पे जो अब हमारा ये आपतन कोण था, जो हमारा जिस आपतन कोण पर, ध्यान से सुनना, जिस आपतन कोण पर हमारा अपवर्तन कोण समकोण हो जाए, ये क्या हो गया हमारा, अब समकोण हो गया। जिस आपतन कोण पर हमारा अपवर्तन कोण समकोण हो जाए, उस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे अब हम सी से दिखाएंगे, उस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा, जो हमारा क्रांतिक कोण है अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। उस कैसे, जब क्रांतिक कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाकर प्रकाश की किरण को लाके अपवर्तित करेंगे तो अपवर्तन ना होके वो उसी माध्यम में लौट जाएगा, अपवर्तन ना होके वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हमने क्रांतिक कोण भी बता दिया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बता दिया। समझ रहे हो क्या किया हमने, पहले नॉर्मल में जैसे लेते थे आपतन कोण उतना लिया, फिर क्या किया, अपवर्तित कराया, तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर हटा। यह एक ही कंडीशन होता है, यह कंडीशन याद रखना, यह एक ही कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में, जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण आएगी तभी होगा। तो हमने क्या किया, आपतन कोण को लिया और अपवर्तित किरण गुजारा, अभिलंब से दूर हटा, तो थोड़ा सा और आपतन कोण को बढ़ाया तो थोड़ा सा और दूर हटा, थोड़ा और बढ़ाया तो और दूर हटा, और बढ़ाया तो और दूर हटा, और एक कंडीशन में ऐसे आया, आपतन कोण को इतना बढ़ाया गया कि जो हमारा अपवर्तन कोण है वो समकोण का काम करने लगा। तो वही जो आपतन कोण होता है वही हमारा क्रांतिक कोण बन जाता है। तो अब इसी क्रांतिक कोण को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा अपवर्तित किरण जो है वो परावर्तित होने लगेगा, उसी माध्यम में लौटने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके लिए हम जानते हैं क्या होता था, साइन आई अपान साइन आर होता था। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारा क्रांतिक कोण क्या हो जा, आई क्या हो जा रहा है, क्रांतिक कोण सी बन जा रहा है, और आर क्या हो जाता है उसका, जब हमारा क्रांतिक कोण सी आपतन कोण को इतना बढ़ाया गया कि जब हमारी अपवर्तन जो कोण है, जो ये कोण है हमारा, ये किसका काम करने लग रहा है, आर 90 अंश का, आर क्या करने लग रहा है, 90 अंश का काम करने लग रहा है। तो हमारा ये
आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जा रहा है। तो वही हमने किया, साइन आई साइन सी कर दिया और साइन आर को हमने साइन 90 अंश कर दिया। साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है, इसलिए साइन सी। ठीक है, क्या बचा सिर्फ हमारे पास साइन सी। तो यहां पे क्या ये किसके लिए है? सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यन है। ठीक है, तो यन इक्वल टू सी नहीं होगा। देखो हमने क्या कहा, ये सघन माध्यम से, मान लो सघन माध्यम कोई भी माध्यम ले लो, सघन से विरल में, सघन से सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई हमारा किसका काम कर रहा है? क्रांतिक कोण का, और साइन आर समकोण का काम कर रहा है, इसलिए साइन सी अपान साइन 90 अंश, साइन सी अपान साइन सी इक्वल टू साइन सी। साइन सी 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। ये हो गया हमारा किसके लिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यस एन वी इक्वल टू साइन सी, यस एन वी इक्वल टू साइन सी। अब यही कह दिया जाए कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का क्या हो जाएगा? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का क्या हो जाएगा? वी एन एस इक्वल टू 1 अपान साइन सी। तो यहां पे हम सिर्फ लिख के दिखा सकते हैं, ये सिर्फ हम मान रहे हैं यस क्या है हमारा? सघन माध्यम है, और वी क्या है? विरल माध्यम है। उसी तरह से दोनों को लिख सकते हैं। जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो किसके बराबर होगा? साइन कोजा क्रांतिक कोण के। कब? जब सघन से विरल में आएगा। इसका मतलब क्या है? ये क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो जो हमारा साइन सी है ये एक क्रांतिक कोण है, तो इस माध्यम का, इस माध्यम का जो भी हमारा अपवर्तनांक मान लो यन है, तो ये क्या होगा? साइन सी बराबर यन। और उसी प्रकार से इस माध्यम का अगर यन है तो 1 अपान यन या साइन 1 अपान साइन सी इक्वल टू यन। कब? जो विरल से सरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 अपान साइन इक्वल टू यन। और वही जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगा? सिर्फ यन इक्वल टू साइन सी। ठीक है, ये याद रखना।